Hello guys, this is me from Just Biology. So welcome back to our channel. हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है. हमने वहाँ पर फ्रॉग की बेसिक स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी देख ली थी. आज हम उसके एनाटॉमी और डाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं. जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो रेफ़र करके आइए, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द एनाटॉमी पार्ट ऑफ फ्रॉग. ओके, तो हम स्टार्ट करें एनाटॉमी. तो बेसिकली एनाटॉमी जो होती है वो मतलब मान लीजिए जैसे कि उस एनाटॉमी वाले पार्ट में हमें डाइजेशन, रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी पार्ट जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, उस पार्ट की स्टडी करनी है. तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी एक कैनाल की बात कर रही हूँ तो माउथ से लेकर के वो कैनाल अगर एनस हो गया, या फिर हम फ्रॉग के केस में एनस नहीं बोलेंगे, एक अलग वर्ड बोलेंगे, तो उसे मैं क्या बोल देती हूँ, ये जस्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल है. बट अगर उसके साथ मेरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐड ऑन हो जाती है तो मैं उसे क्या बोल देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देती हूँ. डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं. एक होता है लीवर, दूसरा होता है हमारे पास पैनक्रियाज. ओके, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फ्रॉग होते हैं वो मच्छर मक्खी ये सब चीज़ें खाते हैं, तो मीन्स टू से कि वो कार्निवोर होते हैं. और जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ के आए हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं या जिन्हें चीज़ें याद नहीं है उन्हें मैं बता देती हूँ. बिकॉज पहले तो एक चैप्टर आता था डाइजेस्टिव सिस्टम करके क्लास 11th में, तब ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी. फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो बिल्कुल हमारे जैसा होता है, थोड़ा बहुत पार्ट डिफरेंस होता है. अब पहली बात तो ये कार्निवोर है, तो कार्निवोर को हमेशा कैसी चीज़ें खानी होती है, मतलब मीट टाइप्स चीज़ें खाते हैं, मांस वाली चीज़ें, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होती है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी हो सकती है, छोटी. अब कोई किसी हम हर्बीवोर की बात करते हैं तो हर्बीवोर की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है, लंबी, बिकॉज वो सेल्यूलोस्टिक फूड इंजेस्ट करते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. तो चलिए, वैसे तो एनसीईआरटी ने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सारा डायग्राम इकट्ठा दे दिया है, ऑल्दो आप ये डायग्राम भी देख के जाइएगा, बट स्टिल हम एक बार पहले स्पेसिफिकली फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ लेते हैं. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है. एज इन देखिए, समझो कि सबसे पहले तो जो फ्रॉग की ये है इसकी बकल कैविटी, इसमें यहाँ पे इसकी टंग प्रेजेंट होती है. टंग जो होती है ना वो इसकी बाइलोब्ड होती है. अब बाइलोब्ड के स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट में पेन चेंज कर लूँ. देखो, बाइलोब्ड मतलब ऐसी लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है. अब इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है. नेक्स्ट चीज़, ये यहीं से क्या करता है, मच्छर मक्खी को एकदम पकड़ लेता है, इधर से ही डायरेक्टली इंगल्फ कर लेगा. अब इंगल्फ करने के बाद ये जो फूड होता है, इसने जो खाया है वो कहाँ जाता है, पहले फेरिंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद ईसोफेगस में जाता है, जो कि होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे ये फूड जाता है यहाँ पे स्टमक के अंदर. मैं पहले एक कैनाल बता रही हूँ आपको, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया इसका बकल कैविटी, यहाँ से इसने फूड इंगल्फ किया टंग के थ्रू, फिर यहाँ से इधर पास होता हुआ फेरिंग्स ईसोफेगस से ये आ गया इसके अंदर स्टमक के अंदर. स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट होता है, जैसे हमारे अंदर अगर आपको पता होगा तो हमारे अंदर जो फूड होता है स्टमक के अंदर, वहाँ पे क्या डाइजेशन होता है, वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, वहाँ पे पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन. तो वो क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है. अब यहाँ से फूड जो होता है वो फर्दर कहाँ जाएगा हमारा, वो जाता है अगेन आगे चल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन में मल्टीपल पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, या इंटेस्टाइन की बात कर लें, इंटेस्टाइन में जो पार्ट्स होते हैं अगर वो हम देखें, जैसे हमारे अंदर डुओडेनम होता है वैसे इनके पास भी डुओडेनम होता है और इलियम होता है. अब क्या होता है, यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम आ जाते हैं. तो जो पैनक्रियाज यहाँ पर है, डायग्राम में कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप ये देख लीजिए, ये पैनक्रिया होती है. इसके ऊपर ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द लीवर. इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, दिस इज द गॉल ब्लैडर. अब ये जहाँ पे जुड़ रहे हैं ये इसकी डक्ट हो गई, बाइल डक्ट, क्योंकि लीवर के अंदर तो जो बाइल जूस बन रहा है वो बाइल जूस स्टोर किया जाता है इस गॉल ब्लैडर में, तो ये बाइल डक्ट हो जाती है. और ये फर्दर जाके कहाँ पे मिलती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कह देते हैं. और ये कहाँ पे ओपन होती है, इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में ओपन होती है, ठीक है. अब यहाँ पे ओपन होने के बाद ये जो फूड था यहाँ पे सारा डाइजेशन करता है, और इसकी ये जो इलियम वाला पार्ट है इसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है, डुओडेनम में एंटर हो जाती है. तो अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट कहाँ ओपन होती है, तो वो डुओडेनम में ही ओपन होती है. फिर यहाँ से फूड जो होता है वो आगे चला जाता है. आगे जाने के बाद ये यहाँ पे एक
अपर्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोएका। ये क्लोएका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से फूड का एग्जिट मतलब अनडाइजेस्टेड फूड भी रिलीज होता है, यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब मीन्स टू से यूरिन भी रिलीज होती है, और तीसरा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट जैसे कि रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट मतलब ओवा हो गया है, स्पर्म हो गया है, कॉमन अपर्चर कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको इनकी एक एक फंक्शन सबकी डिटेल में बताती हूँ। पहले हम एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम और चेकआउट कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये हार्ट दिखाई दे रहा है लाल कलर का, बट डायग्राम जब आपका एनसीईआरटी का एग्जाम में आएगा तो उसमें कलरफुल नहीं आएगा तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। सबसे बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द ग्लैंड, इज लीवर। इससे जो अटैच्ड है ये है हमारी फ्रॉग का बाइल गॉल ब्लैडर। ये यहाँ पे लंग्स दिखा रखे हैं जो कि हम अभी रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट दिस इज ईसोफेगस का ओपनिंग। ठीक है, फिर ये लीवर बता दिया, फिर यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया। आफ्टर दैट दिस इज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का डिओडेनम और इलियम पार्ट होता है। दिस इज द रेक्टम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये क्लोएकल अपर्चर, मतलब ये है क्लोएका। देखिए आप गड़बड़ मत करिएगा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये ऐसा फेदर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये ऑफकोर्स किससे जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे यूरेटर्स आएंगे, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको ये किडनी है, इसके ऊपर फैट बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक एक चीज़ इस डायग्राम का एक एक लेबल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डायग्रामेटिक क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए एक बार हम यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माउथ होता है, तो माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है। जो टंग बाइलोब्ड होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। आफ्टर दैट फूड जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से जो फूड जाता है वो जाता है फेरिंग्स में जैसे हमारे जाता है, फिर जाता है ईसोफेगस में। इनकी ईसोफेगस काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। ठीक है, शॉर्ट ट्यूब स्ट्रक्चर होती है। अब जो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है इनके अंदर, वो होता है स्टमक के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है, प्लस यहाँ पे पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड हमारा यहाँ पे बना है उसको हमने क्या बोल दिया है, काइम बोल दिया है। प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, हमारा पेप्सिन प्रेजेंट था। जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बना है उसको हमने काइम बोल दिया। अब ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है डुओडेनम। यहाँ पे जैसे ही एंटर होता है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द डुओडेनम। प्लस इसके साथ दो चीजें और एंटर होती है, पहला होता है पैनक्रेटिक जूस, दूसरा होता है बाइल जूस। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होके रेक्टम में जाता है, फिर हमारे पास एनस होती है, यहाँ पे क्लोएका होता है, यहाँ से क्या होता है, वेस्ट पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास, मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर क्या फंक्शन होता है, मुझे पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस मीन्स टू से लीवर का फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब लीवर क्या करता है बच्चों, बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस क्या कर रहा है, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आप समझिए मतलब क्या होगा कि मतलब हमारे पास एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल था, वो टूट नहीं रहा था, तो इमल्सिफिकेशन मतलब क्या करा, उसको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया गया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। फिर फर्दर इस पे एंजाइम काम करेगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, अब ये बाइल जूस जो होता है वो स्टोर किया जाता है। कहाँ पे स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ये क्लास 10th में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, पेनक्रियास जो होती है वो भी काफी सारी टाइप की बेटा एंजाइम्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम्स की वजह से। तो वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम होता है उसके पास प्रोटीन का एंजाइम होता है, उसके पास लिपिड का भी एंजाइम होता है जो कि लाइपेज होता है, वो फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनसीईआरटी में अब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ, बिकॉज 11th में से वो चैप्टर हट गया है डाइजेशन वाला, तो नहीं पता होता है। इंटेस्टाइन में ही हमारे मतलब फ्रॉग की इंटेस्टाइन में ही, जो कि इलियम पार्ट होता है ना, मैंने आपको बताया डुओडेनम और इलियम में ही यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। वो क्या करती हैं, यहाँ पे जो भी डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, पहली बात तो डाइजेशन मतलब होता है कि कोई भी फूड जो आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सो दैट हमारी जो
सेल है वो क्या कर सकती है, इस फॉर्म को अंदर आने दे सकती है बट इस फॉर्म को अंदर नहीं आने देती। इसीलिए हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये ब्रेक डाउन जब हो गया, ये सिंपलर फूड क्या करेगा, अब इसको बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कराना सो दैट हर सेल इसे यूज कर सके। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं विलाय। वो क्या करती हैं, इनको हर सेल तक ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ओके, आफ्टर दैट इजेक्शन हो जाता है क्लोएका के थ्रू वाया रेक्टम। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। सबसे पहली बात तो आपको ये बेसिक फॉर्म पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है गाइज। मतलब हम बार बार बोलते हैं रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन मतलब होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और उसके लिए हमें चाहिए या फ्रॉग को चाहिए ऑक्सीजन, ताकि जो भी बॉडी में CO2 बन रही है उसको रिलीज करा जाए और ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी बनाई जाए। तो वो हो सकता है फ्रॉग के अंदर दो मेथड्स के थ्रू। पहला मतलब क्योंकि वो एम्फीबियन है तो वो दो तरीके से अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। पहला हो सकता है उनके अंदर वाटर के थ्रू और लैंड के थ्रू, दो जगह रहते हैं तो बट ऑब्वियसली दो जगह से होगा। पहले हम वाटर की बात करते हैं जो कि होता है स्किन के थ्रू। उनका वाटर के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या कहलाता है, स्किन। उनके पास बेटा गिल्स नहीं होते। स्किन वाले रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में होती है और वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये है स्किन। ठीक है, अब नीचे जो भी देखिए, जैसे हम एल्वेलाई पढ़ते हैं ना, तो एल्वेलाई भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है, तो उसमें होता है हाईली वेस्क्यूलर। तो अब ये यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, जो स्किन के नीचे बहुत सारा ब्लड प्रेजेंट है, बहुत सारा, तो यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी और O2 अंदर आ जाएगी। तो दिस इज काइंड ऑफ क्या हो गया हमारा ब्लड फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब स्किन वाला रेस्पिरेशन, जहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर होती है और वो सीधा स्किन के थ्रू क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। अब क्या होता है, जब फ्रॉग एस्टिवेशन के अंदर होता है, मतलब समर स्लीप में होता है, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप में होता है, तब वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है, वो स्किन के थ्रू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू करेगा। कहाँ पे करेगा, जब वो किसी समर स्लीप या फिर विंटर स्लीप में होता है, बिकॉज स्किन के थ्रू इजीली डिफ्यूजन पॉसिबल है। अब जब लैंड में बात करते हैं तो लैंड में 3 तरीके से रेस्पिरेशन हो सकता है, बकल कैविटी के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। तीनों एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करेंगे, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, पल्मोनरी क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे लंग्स इंक्लूडेड हैं। लंग्स कैसे होते हैं, इनके पास अब पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके थॉरिक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एक जो ये डायग्राम है वो आप देखिए कि इसमें क्या होता है, अगर आपने कभी फ्रॉग को बहुत ध्यान से नोटिस किया हो तो बकल कैविटी इनकी कैसे एयर जैसे इसके अंदर एंटर होती है, एयर जैसे ही इन्होंने माउथ ओपन किया एयर अंदर आई। ठीक है, जैसे ही अंदर आई तो ये बकल कैविटी में गई और इनका ग्लॉटिस जो था ये क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनके लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ग्लॉटिस बंद था, जैसे ही इन्होंने ग्लोटिस को ओपन किया तो माउथ इनका बंद हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए कि माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा अभी एयर भर चुकी है बकल कैविटी के अंदर, ग्लॉटिस भी बंद है, तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन हो जाती है और हाई प्रेशर होते ही क्या कर देते हैं, अंदर लंग्स की साइड ये पुश कर देते हैं इस एयर को। तो अभी ग्लॉटिस बंद तो मतलब बाहर नहीं जा सकती, माउथ बंद बाहर नहीं जा सकती, तो कहाँ जाएगी, सीधी प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड, जो कि लंग्स के अंदर चली जाती है। और फिर लंग्स से जो CO2 प्रोड्यूस हुई होगी अंदर सेल्स में वो बाहर आ जाती है। तो दिस इज द वे जो ये अपनी बकल कैविटी के थ्रू क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन को। एयर कहाँ से एंटर हो सकती है, नॉस्ट्रल से और बकल कैविटी से, और सीधा लंग्स में जाती है। और जो हमारा क्यूटेनियस था वो कैसा होगा, स्किन के थ्रू करेगा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज। माउथ में क्या होता है, अभी मैंने बताया नॉस्ट्रल्स या माउथ कैविटी बकल कैविटी के थ्रू जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा लंग्स में और यहाँ पे, और सीधा का सीधा लंग्स के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। पर लंग्स में एयर कहाँ से आएगी, इन दोनों पैसेज के थ्रू ही आ सकती है। और बकल कैविटी खुद भी यहाँ पे क्या कर सकती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल कर सकती है। सो ये था हमारा एनाटॉमी का रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा नहीं बाकी है बच्चों, थोड़ा ही पार्ट बाकी है, तो 2 लेक्चर और मुझे लगेंगे इस चीज़ को कंप्लीट कराने में। सो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।